स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास हम बात करने वाले हैं साइंस के वर्ग 3 चयन परीक्षा के साइंस विज्ञान का यह प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर मॉक टेस्ट रहेगा। ये समस्त सिलेबस से टॉप 30 एमसीक्यूज रहेंगे। 30 नंबर का रहेगा। 30 में से आप लोगों को क्या फीडबैक है, सभी ब्रदर्स सिस्टर एंड टीचर्स को कमेंट करना है जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, चयन भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन पाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? सभी लोगों को तैयार हो जाना है और इसमें हम 30 क्वेश्चन करेंगे। समस्त सिलेबस से निचोड़ रहेगा। बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के तीनों पार्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे और ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बाकी सभी प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट जिसका आई बटन पे लिस्ट भी मिल जाएगा। तो सभी लोगों को ज्वाइन बटन ज्वाइन कर लेना है और फ्री क्लासेज यहाँ पे अटेंड करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बहुत ही कई बार पूछा गया कि प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा, या आपकी चौथी है यांत्रिक ऊर्जा। किस ऊर्जा का उत्पादन होता है? चलिए सभी लोग बताइएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? जी हाँ, सभी को कमेंट करना है, फीडबैक करना है जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। चलिए तो राइट ऑप्शन आ चुका है साथियों, सभी लोग बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। जी हाँ, हर एक क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है और टॉपर नोट्स भी हमारी आ चुकी है जैसा आपको पता होगा। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए केवल आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा। कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, पूरा डिटेल मिल जाएगा। वहाँ पे पढ़ लेना, स्टडी कर लेना, इसके बाद रिप्लाई कर देना है। तो प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? सभी लोग बताइएगा। चलिए आप लोगों को कमेंट आ चुके हैं, राइट ऑप्शन आ चुका है, वह होता है विद्युत ऊर्जा। प्रकाशीय वोल्ट सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा को रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है। सभी लोग समझ गए? यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? श्वेत, बैगनी, लाल, हरा। सभी लोग बताइएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों यही समय है सपना साकार करने का, यही वो समय है अपनी मेहनत को दिखाने का। अपने अभी से लगन मेहनत में लग जाइए। ये 30 दिन आपके लाइफ, आपके सब कुछ बदलने वाला है, आपका वक्त बदलने वाला है। बस मेहनत में लग जाइएगा और इसका जवाब दे दीजिएगा कि प्रिज्म से गुजरने या गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक जो है विचलन दर्शाता है। कई बार कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया है, वह होता है बैगनी। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश के रंगों में बैंगनी रंग विचलन सबसे अधिक दर्शाता है, क्योंकि इस रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा वह विचलन अधिक दर्शाएगा। इतना आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं देशांतर तरंगे, लंबवत तरंगे, समांतर तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वे कौन सी तरंगे कहलाती हैं? वह आपकी अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है, आपका अपना टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जमक के रूप से होता है वह अवरक्त है, पराबैंगनी है, गामा है, सूक्ष्म है। सभी लोग सोचिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, क्योंकि ये समय आप सोच सकते हैं एग्जाम के समय में डायरेक्ट आंसर देना है, इसलिए इतनी मेहनत और तैयारी कर रहे हैं आपके लिए, आपके सपने को साकार करने के लिए। क्योंकि जब आपका सपना साकार होगा हमारा भी सपना साकार होगा। आप सफल होंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जमक के रूप में उससे होता है वह कहलाता है, वह होता है पराबैंगनी। पराबैंगनी विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग प्रभावशाली निर्जनक के रूप में होता है। इसके बाद बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन से होती हैं? रेडियो तरंगे होती हैं, अवरक्त तरंगे होती हैं, पराबैंगनी तरंगे, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गई। क्या ध्वनि तरंग भी विद्युत चुंबकीय तरंगे में आती है?
तो आप बोलेंगे ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। तो यही तो पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। क्लास को, लेक्चर को लाइक शेयर करते रहिएगा, अपने टीटी फैमिली से जुड़े रहिएगा। किसी विद्यालय के पास स्वसंचालित यातायात सिग्नल को लगाया जाना है, यह सिग्नल किस सिद्धांत पर आधारित होगा? लेजर, होलोग्राफी, रेडियोग्राफी या प्रकाश विद्युतीय प्रभाव? ऐसा क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ऐसा अभ्यास आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभ्यास आपका परिवार कर रहा है, ये आपका अपना टीटी फैमिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस मिल रही है यहाँ पे। तो किसी विद्यालय के पास स्वसंचालित यातायात सिग्नल लगाया जाना है, तो सिग्नल किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? आप खुद सोचिए, ये सिग्नल प्रकाश विद्युत के प्रभाव पर कार्य करेगा, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया में जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण किसी धात्विक तल पर आधारित होता है तो उसमें से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तपाने से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से, मंडल परिष्करण से। अगर हमें कोई पूछे कि तांबा को हमें शुद्धिकरण करना है तो किस प्रकार से हम शुद्धिकरण कर सकते हैं? तो तांबा का जो शुद्धिकरण होता है विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, ये भी बड़ा है। मुक्त संयुक्त दोनों में होता है। मुक्त मतलब केवल तांबा प्योर होता है, कुछ मिक्स भी पाया जाता है। संयुक्त दोनों अवस्था में होता है। इसका शोधन विद्युत अपघटन परिष्करण द्वारा किया जाता है, तो विद्युत अपघटन के से किया जाता है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट करते रहिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, ब्रदर्स, सिस्टर एंड टीचर्स जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, जयसवाल, सभी का अभिनंदन करते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु का नाम बताइए। ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। तो सभी लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में 7वें समूह में, कौन से समूह में? 7वें समूह के तत्व हमारा ब्रोमीन है। समान ताप पर केवल यही अधातु द्रवावस्था में रहती है, तो ब्रोमीन अधातु होगी जो समान अवस्था में द्रवावस्था में पाई जाती है। 7वें समूह के धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन, आयनन, प्रकाश विद्युत प्रभाव या विघटन? सभी लोग बताइएगा। 30 नंबर की साइंस विज्ञान पूछी जाएगी, 30 में से पक्का करना है, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोला जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है इसमें, तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव करें, क्योंकि जब धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होगा? गलनांक क्वथनांक से एक प्रश्न आना है, ये कन्फर्म है। स्वर्ण, पारा, चांदी, तांबा, किस धातु का गलनांक सबसे कम होगा? सभी लोग बताइएगा, सभी लोगों को कमेंट करना है किस धातु का गलनांक जो है सबसे कम होगा। चलिए सभी लोग बताइए, कमेंट करिएगा। हर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तभी यहाँ पे हम आपका ओपिनियन, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपका कॉन्फिडेंस आएगा। तो किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? वह धातु है पारा। मरकरी का गलनांक सबसे कम होता है, मरकरी अर्थात पारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर है कि अमलगम मिश्र धातु जिसमें आधार धातु है एल्युमिनियम, पारा, तांबा, जिंक। देखिए अमलगम तो इतना पता है आप सभी के लिए कि अमलगम जो मिश्र धातुएं होती हैं किस आधार पर होती हैं। तो अमलगम में जो आधार धातु है पारा ही होती है, लेकिन अमलगम का जो प्रयोग होता है वह एक डेंटल में प्रयोग होता है, डेंटल अमलगम होता है, पोटेशियम अमलगम होता है, सोडियम अमलगम होता है, गोल्ड अमलगम होता है, एल्युमिनियम में होता है। तो पारे का उपयोग अमलगम, थर्मामीटर और सिंदूर बनाने में किया जाता है। तो अमलगम मिश्र धातु का आपसे समझ लिया, आधार क्या है? पारा। एक नाभिकीय क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा होती है यांत्रिक, नाभिकीय, बंधन या रासायनिक?
सभी बताइएगा। एक नाभिकीय क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा कौन सी कहलाती है? तो नाभिकीय क्रिया की पूछी जा रही है, तो नाभिकीय मतलब मुक्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा ही होगी। नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा ही होती है, न्यूक्लियर एनर्जी ही होती है। ठीक है ना? सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है, अच्छे तरीके से कमेंट करना है। और क्लास टाइम में ही कॉल आते हैं, जब एक बार कॉल को कट कर देने के बाद भी लोग कॉल करते हैं। इनको समझ में इतना तो आ जाना चाहिए, आप सभी लोग हैं, आप लोग भी ऐसा करिए। कोई अगर कॉल कर रहे हैं आप लोग संस्था में और कॉल कट किया रहा तो कहीं ना कहीं कुछ कार्य कर रहे होंगे, तभी कॉल कट करते हैं, वैसा अन्यथा हम करते नहीं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। 18 RA 226, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए निकालने के लिए द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक घटा देना है। द्रव्यमान संख्या कितनी दी गई है? तो हमारी द्रव्यमान संख्या दी गई है 226 ऊपर, इसमें परमाणु संख्या 88 है, इसको घटा दीजिए, आपके न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ गई सभी लोग बताइए? 138। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, करना क्या, अगर ऐसे प्रश्न आए तो द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक को घटा देना है। अगला, रेडियो सक्रियता की खोज की गई है बेकुरल, क्यूरी, रदरफोर्ड या जॉलिओट, किसके द्वारा की गई? रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई है? तो रेडियो सक्रियता की खोज सभी लोग जानते हैं बेकुरल के द्वारा 1896 में की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधि निर्माण, जीवाश्म प्राणी विज्ञान, औषधि प्रभाव विज्ञान या जीवाश्म विज्ञान, कौन सा कहलाएगा? औषधियाँ और उनके कार्य का अध्ययन, सबसे सरल प्रश्न है। औषधि और उनके कार्य का अध्ययन औषधि प्रभाव, औषधि विज्ञान या प्रभाव विज्ञान कहलाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम फार्मोलॉजी भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर एक क्वेश्चन साथियों इम्पोर्टेंट है। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो तंबाकू में निकोटीन होता है, ये तो सिंपल सी है, ये सभी लोग जानते होंगे। अगला है कि लौ की कमी से कौन सा रोग होता है? रोगों से प्रश्न आएगा, पोलियो, स्कर्वी, रिकेट्स, गाइटर। तो लौ की कमी से कौन सा रोग होता है? लौ कमी से गाइटर नामक रोग होता है। क्या सही है? लौ तत्व की कमी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से थायराइड ग्रंथि की प्रभावित होता है, और शरीर में लौ की कमी रक्त क्षीणता या अरक्तता या अतिरिक्त गाइटर के लिए भी जिम्मेदार होता है, तो अरक्तता भी होती है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या कोबाल्ट, सभी लोग बताइएगा, वह कौन सी हो जाएगी? वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो वह कहलाती है कोबाल्ट। विटामिन B12 का दूसरा नाम ही साइनो कोबालेमिन है। इसके स्रोत मांस, मछली, अंडा, दूध, ठीक है ना? तो विटामिन B12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट हो जाएगा। अगला कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन A, B, C, D। तो संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला, हमारे संक्रमण जो रोकने में, जो एंटीबायोटिक कह सकते हैं, संक्रमण को रोकने में मदद करता हो, हमारे शरीर बॉडी में संक्रमण ना फैल पाए, तो वह होता विटामिन D। किसी भी प्रश्न में डाउट हो बिल्कुल कमेंट करिएगा। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है? इमली, दूध, सेब, नींबू। साइट्रिक एसिड किस में होता है? तो साइट्रिक एसिड मुख्यतः किससे होता है? जो साइट्रस फल पाए जाते हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, नींबू, संतरा, मौसमी, ये साइट्रस फल कहलाते हैं, इसी में साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। इनमें से कौन सा समुच्चय समान अणुओं की संख्या रखता है? 1 ग्राम O2, 2 ग्राम SO2, 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम N2O, 1 ग्राम CO, 1 ग्राम N2, 1 ग्राम O2, 1 ग्राम O3। नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए। तो समुच्चय जो समान अणुओं को रखता होगा वह कौन सा समुच्चय है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो वह समुच्चय हो जाता है 1 ग्राम O2, 2 ग्राम SO2, 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और 1 ग्राम CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और 1 ग्राम N2।
1 ग्राम O2 और 1 ग्राम O3, ये गलत हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों समुच्चय समान अणुओं की संख्या रखते हैं। सभी लोग बताइए। जी हाँ, कमेंट आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? सभी लोग बताइएगा। Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सभी लोग बताइए। इतना तो आप जानते होंगे ना। अच्छा, Cr किसको बोलते हैं, ये पहले सबसे बड़ी बात ये जानना जरूरी है। Cr मतलब क्रोमियम। अब क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, होता कि नहीं होता? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D54S0। सभी लोग समझ गए? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? यह डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो 3D54S मतलब 3D5 कैसे लिखा जाता है? ये 3D5 और 4S1 ऐसे होता है, ये विन्यास कहलाते हैं। जिन्होंने साइंस पढ़ा होगा तो अच्छे तरीके से पढ़ पाए होंगे। आर्गन का कितना होता है? आर्गन का भी 3D5 4S1 होता है। प्रोड्यूसर गैस कौन सी कहलाती है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जी हाँ, प्रोड्यूसर गैस है CO तथा H2 का मिश्रण, CO2 तथा H2 का मिश्रण, CO2 तथा Cl2 का मिश्रण, CO तथा N2 का मिश्रण। सभी लोग बताइए। प्रोड्यूसर गैस, सभी लोग बताइए। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से बनती है, CO2 तथा H2। विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं दिया गया है? तो विटामिन पाचन में कोई सहायता नहीं करता है। माँ की इसका नामकरण फंक ने किया। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी कमी से रोग उत्पन्न होता है, सही है, लेकिन पाचन में सहायक होता है, तो विटामिन पाचन में सहायक नहीं होता है। तो ये आपको बताना है। सोचिए पाचन में सहायक कौन होगा, ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। ये भी प्रश्न हो सकता है। थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण कौन सा कहलाएगा? पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बैकेलाइट, पॉलीस्टाइन, पॉलीथीन, पॉलीएक्रिलाइटल या पॉलीस्टीरीन, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन। थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा? और वह होता है पॉलीथीन, पॉलीएक्रिलाइटल की बात करेंगे, थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे। बल का एसआई इकाई क्या होगी? तो बल का तो सभी लोग जानते हैं, न्यूटन होता है। यूनिट से तो प्रश्न आना ही है, तो सभी लोग जानते हैं, 1 नंबर रखा हुआ है। एक विटामिन से प्रश्न आएगा, एक रोग से प्रश्न आएगा, कुछ ऐसे हैं जो प्रश्न आएंगे जिनसे। निम्नलिखित में से कौन सी एक पौध पर गैस अर्थात हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित गृह जो गैस होती है वे कौन कौन से होती है? तो हरित गृह गैस जो होती है SO2 CH4 N2, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस जो होती है यह सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी SO2 जो गैस होती है यह हरित गृह गैस नहीं होगी। बाकी मीथेन, CFC, N2 ये तीनों क्या होंगी? हरित गृह गैस कहलाती। SO2 आपकी नहीं होती। और विस्तृत ग्रीन हाउस प्रभाव को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मुख्यतः जिम्मेदार है, ठीक है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हरित गृह गैस नहीं कहलाती। इनमें से दुर्बलतम लुईस क्षारक कौन होगा? दुर्बलतम लुईस क्षारक, साइंस वाले तो समझ गए होंगे, फटाफट आंसर दे लिए होंगे। लुईस क्षारक H- हाइड्रोजन का एक आयन देता हो, त्यागता है जब एक आयन, तो वह दुर्बल लुईस क्षारक कहलाएगा, और वह होगा क्लोरीन, Cl। हाइड्रोजन
दुर्बल लुईस क्षारक हाइड्रोजन है क्योंकि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। सॉरी, हाइड्रोजन। दुर्बल कौन होगा? हाइड्रोजन होगा, ना कि क्लोरीन। सभी लोग बताइएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि दुर्बल लुईस क्षारक है। अकॉर्डिंग सभी लोग बताइए। जो भी प्रबल अम्ल का संयुग्मी होगा वह दुर्बल लुईस क्षारक कहलाएगा। और OH जो आयन होता है वह कहलाता है। और ये तो जानते होंगे किसी फ्यूज तार के लिए क्या महत्व होता है। फ्यूज तार तो आप सभी लोग जानते होंगे, घरों में यूज होता है। इसका गलनांक, इसका विशिष्ट प्रतिरोध, इसमें बहने वाली धारा, यह सभी। फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है घर में? इसका महत्व क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है? फ्यूज तार, इसका गलनांक जो होता है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध और इसमें बहने वाली धारा, तीनों इम्पोर्टेंट, तीनों महत्व है। क्योंकि फ्यूज विद्युत उपकरणों में उन पर अंकित निर्धारित धारा से अधिक प्रवाह होने से रोकने की युक्ति को विद्युत फ्यूज कहते हैं। अगर धारा से अधिक आएगी तो फ्यूज उड़ जाएगा, निकल जाएगा, जिससे आपका जो सप्लाई होगी धारा की वह कम हो जाएगी, विद्युत सप्लाई बंद हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, वायु में ध्वनि की तरंगे। तो कौन सा एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण होता कौन है? पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंग, एक्स किरणें, वायु में ध्वनि तरंगे, ये उदाहरण नहीं होंगे। तो ये रहे साइंस के टॉप 30 प्रश्न। तो आप लोगों ने 30 में से कितना सही किया ये आपको कमेंट करके बताना है, सभी ब्रदर सिस्टर टीचर्स को जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। इसी तरह डेली प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चल रही हैं। टॉपर नोट्स प्राप्त करना, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, सभी तैयारी में लग जाइए। और आपने अभी तक ज्वाइन बटन नहीं ज्वाइन किया तो अपने इस फैमिली का जो ज्वाइन बटन आएगा उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमेशा के लिए आप फैमिली से जुड़ सकते हैं, आप हिस्सा बन सकते हैं। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अगली क्लास पे, अगली प्रैक्टिस पेपर पे। जय हिंद, वंदे।